अस्सलाम वालेकुम। 70 अप। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया हुआ है, बल्कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, EOQ हमने कर लिया था। कल इन्वेंट्री लेवल्स की बात की थी हमने। इन्वेंट्री लेवल्स में मैंने कहा था कि रीऑर्डर लेवल में अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस, ये वाला फार्मूला नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। खामोशी केस के अंदर हम अनसर्टन वाली तरफ ही आते हैं। तो ये फार्मूला लगेगा अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन होता तो रीऑर्डर लेवल किसे कहते हैं? रीऑर्डर लेवल किसे कहते हैं? रीऑर्डर लेवल वो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक है जो जब स्टॉक में रह जाए तो हम नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट होता है? अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते तो फिर हम मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम जो है वो करके रीऑर्डर लेवल जो है वो फिक्स कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जो लीड टाइम के अंदर यूजेज हमारा रहना है, हम स्टॉक आउट से बचना चाह रहे होते हैं। और अगर हम स्टॉक आउट से बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो फिर मैक्सिमम की तरफ नहीं जाते। फिर हम कहते हैं कि जी आप एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम ले लें और प्लस सेफ्टी स्टॉक, यानी कि एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। लेट्स से 500 यूनिट्स बने थे और सेफ्टी स्टॉक 50 रखते हैं तो 550 यूनिट रह जाएं जब, तो आप रीऑर्डर कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कम से कम कितनी इन्वेंट्री आपके पास किसी भी वक्त पड़ी हो सकती है? तो हमने कहा था जी रीऑर्डर लेवल में से अगर एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल में से एवरेज यूजेज निकाल दें। रीऑर्डर लेवल यानी कि आपने नया ऑर्डर किया 550 में कह रहा था, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अभी मैंने बात क्या की यहाँ पे कि हम हमारा एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम किया तो वो 500 यूनिट्स बनता था। यानी जब तक हमारे पास स्टॉक आता है ऑन एवरेज हम 500 यूनिट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। नया ऑर्डर प्लेस करने तक, नया स्टॉक आने तक, ऑर्डर प्लेस करने से नया स्टॉक आने तक हम ऑन एवरेज 500 यूनिट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमने 50 यूनिट से सेफ्टी स्टॉक के रखे तो रीऑर्डर क्या बना हमारा? 550। ये वाला मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि कम से कम कितना स्टॉक पड़ा होना चाहिए तो हम कहेंगे जी रीऑर्डर लेवल में से अगर आप ये एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम माइनस करते हैं, वही सेफ्टी स्टॉक 550 में से 500 माइनस कर दें तो 50 यूनिट्स वो है जो कम से कम किसी वक्त हमारे पास होगा। इससे कम तो हम जाते ही नहीं है। हमारा इरादा ये होता है ना, मिनिमम इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो सेफ्टी स्टॉक ये मिनिमम इन्वेंट्री। और मैक्सिमम किसी वक्त कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हो सकता है? जी रीऑर्डर लेवल जो होता है, यानी कि जैसे 550 हमने कहा, इसमें से आप मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम माइनस कर दें। मैंने कहा जी मिसाल के तौर पे ये 300 बनता था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नए ऑर्डर को भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कहते हैं 550 था हमारा रीऑर्डर लेवल और मिनिमम कंजम्पशन हमारी 300 बनती थी, तो ये 250 बन गया और नया ऑर्डर हमारा फिर 550 का। इससे ज़्यादा इन्वेंट्री तो हो ही नहीं सकती, कम से कम ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी इन्वेंट्री पड़ी होगी। बहरहाल ये कुछ लेवल्स हैं इन्वेंट्री के, ठीक है। ये फार्मूलाज हैं, ये 3 फार्मूलाज हम इस्तेमाल करते हैं री ऑर्डर लेवल के, मिनिमम इन्वेंट्री का और मैक्सिमम इन्वेंट्री का, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन के अंदर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 19 में, ऐसा ही है। ये मैंने क्लास में करवा दिया था आपको। होमवर्क के अंदर जो सवाल था इसमें उसने कहा था ब्रीफली एक्सप्लेन करो लीड टाइम क्या होता है। तो लीड टाइम क्या होता है जी, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया होगा। कितने बच्चों ने सवाल अटैम्प्ट किया? कि ईदों बाद चल रहा है काम? अच्छा जी, री ऑर्डर लेवल क्या होता है? सॉरी, लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम क्या होता है? द टाइम बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द स्टॉक एंड द टाइम व्हेन स्टॉक रिसीव्ड बाय अस इज कॉल्ड लीड टाइम। अपने अल्फाज में बताना है, ठीक है। और स्टॉक आउट कॉस्ट किसे कहते हैं? मैंने वहाँ पे डेफिनेशन भी बताई थी। स्टॉक आउट कॉस्ट से कहते हैं कि जब कस्टमर हमारे पास आए, हमारे पास स्टॉक ना हो और हम उसका कंट्रीब्यूशन लूज कर दें, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हमारी प्रोडक्शन चल रही हो और हमारा मटेरियल ख़त्म हो जाए। अल्टीमेटली वो भी तो हम बना किस लिए रहे थे? बेचने के लिए। तो जब बन नहीं पाएंगे तो बिक नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस जो है यही स्टॉक आउट की कॉस्ट और क्या हो सकती है सिवाय इसके कि कंट्रीब्यूशन लूज हो जाता है? परचेज कॉस्ट स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, वो तो फिर स्टॉक आउट नहीं ना हुए आप, तो वहाँ से फिर कंट्रीब्यूशन लॉस तो आ ही गया ना आपके पास। वो कंट्रीब्यूशन आप लूज ना करते, अगर कर गए हैं तो आपको डिफरेंस, अगर इतनी बारीक बात में जाता है वो, तो फिर क्या होगा? हम खुद बेचते, खुद बनाकर बेचते तो हम जो है वो 10 रुपये कमाते हैं, हमने बाहर से खरीद के बेचा तो 8 कमाए हैं, तो फिर 2 रुपये आ जाएंगे। लेकिन इतनी बारीक बात कभी आज तक उसने की नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन स्टॉक आउट होने की कॉस्ट यही है कि स्टॉक आउट हो गया। अगर आपने अरेंज कर लिया तो वो तो फिर और बारीक बात में डिसीजन मेकिंग में जाएगा, उस तरफ तो नहीं जा रहा, वैसे जाता नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, स्टॉक आउट हो गए हम, मतलब स्टॉक नहीं रहा, कस्टमर आया और वो फिर
गाहक वापस मुड़ गया। जब गाहक वापस मुड़ गया है तो आपने उसका कंट्रीब्यूशन लूज कर दिया, तो स्टॉक आउट कॉस्ट होती है। तो इसको लिख लिया होगा उम्मीद है आपने। उसके बाद उन्होंने कहा था कंप्यूट करो फॉलोइंग, और साथ में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दो कि क्यों ये नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है फॉर एसएल टू मेंटेन दीज लेवल्स। तो वही वाली बात जो ऊपर बता के आ रहा था यहाँ पे भी करनी थी। जैसे रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, ये सारे गिवन थे। रीऑर्डर लेवल है, सवाल चुप है, तो मैं क्या कहूँगा, ये अनसर्टन है। अनसर्टन के अंदर सेफ्टी स्टॉक का लफ्ज़ कहीं लिखा हुआ है? सेफ्टी स्टॉक नहीं लिखा हो तो फिर क्या करेंगे बताओ? रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा? मैक्सिमम यूजेज कितना है? मैक्सिमम यूजेज 5000 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम 4 मंथ्स। अच्छा, ये भी पर मंथ होना चाहिए। ये लाइक विद लाइक रखना है, अगर ना हो तो लाइक कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे मैक्सिमम यूजेज इन अ मंथ गिवन है और नीचे मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज गिवन हो, तो डेज को इंटू 30 करके मंथ्स में बना लेना। बात समझ आ रही है? लाइक विद लाइक होना चाहिए। बहरहाल 5000 इंटू 4 जी, प्लस कुछ नहीं, मैक्सिमम यूज नहीं, फिर सेफ्टी स्टॉक, मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम जो कर लिया कितना बनता है? 20000। अब इसके बारे में अंग्रेजी यही लिखनी है कि ये वो लेवल है जब स्टॉक इस पर पहुंचे। तो मैंने इसका कोई सोल्यूशन वैसे नहीं रखा, यहाँ से ही ले आया था, ये आई कैप वाला ही उठा लाया था। ठीक है जी। लीड टाइम क्या होता है? पीरियड बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर, रिसीविंग द डिलीवरी। स्टॉक आउट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। स्टॉक आउट अकर्स व्हेन देयर इज डिमांड बट नो स्टॉक इज अवेलेबल, देयरफॉर इट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट व्हिच कैन बी अर्न। वो इससे भी आसान लिखा हुआ जो मैंने आपको नोट्स के अंदर डाल के दिया हुआ, आई की किताब से उठा के रखा था। बहरहाल अपने अल्फाज में ये लिखना था। अच्छा, अब रीऑर्डर लेवल कितना निकाला है जी आपने? 20000। ये 20000 स्टार क्यों लगाया? स्टार क्या? इट इज अज्यूम दैट सिचुएशन इज अनसर्टन। ठीक है, लिख लेना चाहिए। देखें, ये आपको निशानी दी गई है कि मैंने बोला है आपको कि कहीं नहीं लिखा हुआ तो फिर खामोशी के इसमें अनसर्टन ही अज्यूम करते हैं, और सेफ्टी स्टॉक का जिक्र भी नहीं है तो इसलिए मैक्सिमम। तो ये वाली बात पर्चे में लिख देना बेहतर है जब अज्यूम करो तो। अब ये क्या है? दिस इंश्योर्स दैट इन्वेंट्री लेवल डज नॉट फॉल बिलो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट कॉस्ट। इसको हमने इस तरह से लिखा है कि दिस इज द लेवल ऑफ स्टॉक which is when it is reached new order is placed। बात तो एक ही है। ठीक है, चले नेक्स्ट। उसके बाद कौन सा कहता है जी? ये 7 अंग्रेजी लिख के बतानी थी। नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। मैक्सिमम आपके पास इन्वेंट्री क्या हो सकती है? तो उसमें आपने कहा था री ऑर्डर लेवल 20000 निकल आया ना। अब ये ऊपर एक बार निकल आया, ये अब यही चलेगा हमारा, यही री ऑर्डर लेवल है। ठीक है, इसमें से मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये सवाल के अंदर गिवन, अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 ये कि आप यहाँ पर ओ क्यू ही लिख दें, ओ क्यू ही लिखा हुआ है, और आगे आंसर दें जी मैं नहीं निकाल सकता मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल बिकॉज ये सवाल की गलती है ना, ये सवाल की कमजोरी है। ना कोई ऐसा डाटा गिवन है कि ईओ क्यू करके हम ईओ क्यू से चल पड़ते। ईओ क्यू का डाटा भी नहीं, ना एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है, ना वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ना ईओ क्यू निकाल सकते हैं, ना किसी और तरीके से उसने को हमें रिक्वायरमेंट दिए कि परचेज रिक्वायरमेंट मिल जाए तो मैं कहूँ कि जी यहाँ इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। किसी ने नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकल आए शायद, वो भी अभी नहीं निकल रहे। मतलब क्या कर सकते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी कहीं से भी निकल नहीं रही थी। सवाल में ट्राई किया था ना घर पे, कहीं से ऑर्डर क्वांटिटी निकल रही थी? ऑर्डर क्वांटिटी मैंने किसे कहा था? ऑर्डर क्वांटिटी सवाल में गिवन हो, री ऑर्डर क्वांटिटी लिखी हो, न्यू ऑर्डर साइज गिवन हो, या जबरदस्ती करके वो कह ले ईओ क्यू मॉडल पे चलते हैं और डेटा दे दे तो ईओ क्यू ही हमारा ऑर्डर लेवल होगा। वैसे भी कहीं से भी नहीं निकल रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पर 2 ऑप्शन। ऑप्शन 1 जो मुझे पसंद है वो ये है कि ओ क्यू लिखें और आगे क्वेश्चन मार्क डाल के कहें कि जी वी कैन नॉट कैलकुलेट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल बिकॉज ऑर्डर क्वांटिटी इज मिसिंग इन क्वेश्चन, हाउएवर इट इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल विच इज मेंटेन्ड एट एनी टाइम बाय द कंपनी। ये इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो सही है। लेकिन असल मसला क्या है? ये मैक्सिमम इन्वेंट्री जो है ये खतरनाक चीज़ इसलिए है कि ये होल्डिंग कॉस्ट इसकी वजह से पड़ती है। तो ये हम देख कर ये अंदाजा लगाते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट पड़ रही है। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन था कि यहाँ पे ओ क्यू लिख देते। दूसरा ऑप्शन आई कैप ने लिया और उन्होंने इसको जीरो, मेरे ख्याल में जीरो नहीं बल्कि इसको आई कैप ने ऐसे लिखा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? जीरो ज्यूम कर, नहीं लिखा हुआ तो जीरो ज्यूम कर लेंगे। जीरो ज्यूम करके यहाँ पे आंसर लिख लेंगे और कहें ठीक है आई हैव अज्यूम्ड, वही वाली बात नीचे, आई हैव अज्यूम्ड ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये जीरो इतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा। बहरहाल दोनों सही थे, दोनों सही थे। सवाल के अंदर कमी थी। इन्होंने क्या किया हुआ है देखें,
एसेट शुड नॉट होल्ड इन्वेंट्री अबव दिस लेवल एज इट विल, ये कहता है कि इससे ज्यादा इन्वेंट्री तो होनी नहीं चाहिए किसी भी टाइम, ठीक है, एज इट विल इनकर एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट विदाउट एडिंग एनी बेनिफिट, इससे ऊपर तो आपने जाना ही नहीं ना, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल होता है, ठीक है। आगे डैश लगी हुई है, क्यों डैश लगी हुई है, क्योंकि रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, कहीं स्टार स्टार लगाओ, हाँ ये लगा हुआ डबल स्टार, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रीऑर्डर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कैन नॉट बी कंप्यूटेड, आईकैप का सॉल्यूशन नहीं है तो नहीं। अच्छा, और सेफ्टी स्टॉक, ये मिनिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला था, बोलो जी क्या आता है सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक क्या होगा बोलो, रीऑर्डर लेवल कितना है जी 20,000 माइनस एवरेज यूजेज, अच्छा अब एवरेज यूजेज था हमारे पास, एवरेज कंजम्पशन है, मैं खुद निकालने लगा था 3750 इंटू एवरेज लीड टाइम, ये निकालना पड़ना था ऐसे 4 + 2 मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, 3 आ गया जी, कितना आता है 87, तो ये वो मिनिमम स्टॉक है जो हमने मेंटेन करना है टू अवॉइड स्टॉक आउट, ठीक है जी, आप यहाँ पे लिखा नजर आएगा, एसएल शुड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक इन केस ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एक्सीड एक्सपेक्टेशन है और एज अ डिले इन एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, तो ये 8750 आ गया, ठीक है जी, और सही है। अच्छा, अब यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, अब मामला ये होता है, मामला ये आता है हमारे सामने कि सेफ्टी स्टॉक कितना रखें, ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही थी, ये देखो रीऑर्डर लेवल, जब इतना यूनिट्स बने तो रीऑर्डर कर दो, इससे ज़्यादा इन्वेंट्री आप होल्ड ना करना, और सेफ्टी स्टॉक कम से कम इतनी इन्वेंट्री तो होल्ड करो ताकि आप स्टॉक आउट से बच सको, ठीक है, पढ़ो ना यहाँ क्या लिखा हुआ है, एसएल शुड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक इन केस डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एक्सीड एक्सपेक्टेशंस और देयर इज अ डिले इन एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, वो कहता है कि आपने एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम करके भी अगर किया हुआ है ऑर्डर, अगर वो एवरेज से बढ़ गया काम, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गाहक आ गए या लीड टाइम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया, तो स्टॉक आउट हो सकते हो, और बोलो अगर गाहक ज़्यादा आ जाए एक्सपेक्टेशन से, आपने अंदाज़ा क्या लगाया है, आपने अंदाज़ा क्या लगाया है, आपने अंदाज़ा लगाया कि जी मिसाल के तौर पे ये 5000 मैक्सिमम आ सकते हैं, ये अगर आपने रीऑर्डर लेवल ये भी रखा हुआ है, लेट से 5 से भी ऊपर आ जाए, लेट से 4 महीने से भी ज़्यादा लग जाए, हो सकता है ना, होने को तो हो सकता है, एक्सपेक्टेशन से ऊपर, ये तो अंदाज़े ही होते हैं, ठीक है, तो बहरहाल, या आप जो है वो एवरेज के साथ चल रहे हो, सर्टन केसेस के अंदर सर्टेनिटी होती है ना आपको, तो आप एवरेज के साथ चलते हो, तो सर्टेन था एक्सपेक्टेशन ही थी ऊपर चला जाए, तो क्या कह रहा है वो, सेफ्टी स्टॉक रखा करो कहीं स्टॉक आउट ना हो जाए। अब सेफ्टी स्टॉक के साथ एक मसला है, क्या मसला होगा, हाँ नहीं, सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करना मसला नहीं है, हाँ उसको होल्ड करें तो होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है ना, असल में कल ये बात बच्चे ने किसी ने क्लास के अंदर की भी थी कि हम कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें, क्वेश्चन ये राइज होता है हम कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें, तो उसका जवाब ये है कि भाई ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी इसलिए है कि हम स्टॉक आउट ना हो, यानी अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन करते तो स्टॉक आउट होने का खदशा है, और अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है। अब हमने इसको कहीं इक्विलिब्रियम में लाना है, बैलेंस करना है, यानी हम वो लेवल ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक किसको कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक का वो लेवल रखना चाहेंगे जिस पे स्टॉक आउट कॉस्ट्स और होल्डिंग कॉस्ट्स मिलाकर मिनिमम हो, अगेन वही डिफरेंट लेवल्स आ जाएंगे, 2-3 किस्म के रीऑर्डर लेवल होंगे जिनमें से 2-3 किस्म के यानी सेफ्टी स्टॉक के 2-3 लेवल्स होंगे जी, 500 मिसाल के तौर पर रख लें, 1000 का सेफ्टी स्टॉक रख लें, 1500 का रख लें। अब हमने देखना है कि कौन से वाला सेफ्टी स्टॉक हो और कौन सा रीऑर्डर लेवल हो, देखो ना ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक का, इसमें क्या आ रहा है, रीऑर्डर भी आ रहा है, ठीक है, अब ये रीऑर्डर लेवल जो मतलब अगर मैं 1600 करूंगा तो मेरा सेफ्टी स्टॉक डिफरेंट होगा, मैं रीऑर्डर लेवल 3200 करूंगा तो मेरा सेफ्टी स्टॉक डिफरेंट हो जाएगा, मतलब रीऑर्डर लेवल चेंज करेंगे तो सेफ्टी स्टॉक भी तो चेंज होना है, क्या ख्याल है, तो ये डिफरेंट ऑर्डर लेवल्स के ऊपर आपसे कहा जाएगा बताओ ऑप्टिमल लेवल कौन सा है सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर कौन सा सही वाला है। तो अब हमने डिसीजन मेकिंग क्या करनी है कि कौन सा सेफ्टी स्टॉक का लेवल रखें जिस पर सेफ्टी स्टॉक ना रखने से स्टॉक आउट होने का खदशा कम से कम है, ठीक है ना, सेफ्टी स्टॉक वो लेवल रखेंगे जिसमें स्टॉक आउट कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक मिलाकर क्या हो जाए मिनिमम, है सिंपल काम, मुश्किल नहीं है, बस तसल्ली से इसको देखते रहे, मैं अब इसकी कहानी बनाता हूं। हम क्या ढूंढने निकले हैं जी आज, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक,
ऑप्टिमल, आइडियल, आइडियल कब होगा सेफ्टी स्टॉक का? वो किस लेवल का सेफ्टी स्टॉक आइडियल होगा? जिस पर हमारी इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट्स मिनिमम हो। अब सेफ्टी स्टॉक की रिलेटेड कॉस्ट्स है कौन सी? सेफ्टी स्टॉक ना रखें तो स्टॉक आउट होने का डर है। एक तो ये रेलेवेंट हो गई, दूसरा अगर रखें तो बस इतनी सी बात है। तो ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक होता क्या है? ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक कहेंगे जी हम रीजनेबल क्वांटिटी, किसको? रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक मींस रीजनेबल क्वांटिटी। बहुत एक्सेसिव भी नहीं रख सकते हम, बहुत एक्सेसिव रखेंगे तो स्टॉक आउट से तो बच जाएंगे लेकिन होल्डिंग कॉस्ट पड़ रही है। बहुत कम रखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन स्टॉक आउट का डर है। तो रीजनेबल रखेंगे। रीजनेबल कब होगा? जब हम इन दोनों कॉस्ट को जो बार बार बोल रहा हूं इनको मिनिमम लेवल पे ले आए। ठीक है, तो कैसे करना है? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ऑप्टिमल का मतलब क्या है जी? रीजनेबल। ठीक है जी। अब ये रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक कब होगी? असल में ना ये यूं कर लें, ऑप्टिमल जिसको रीजनेबल जी, ये रीजनेबल कब होगी? देखें जी, मसला पता है क्या है? मसला ये है, रीजनेबल कब कहेंगे हम? असल में ना सेफ्टी स्टॉक को अगर हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की होल्डिंग कॉस्ट आए, और अगर हम नहीं करते तो स्टॉक आउट। तो ये दोनों कॉस्ट हैं। ठीक है, मैं ये ज़रा रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। ऑप्टिमल का मतलब ये, अब मैं अगली बात कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, कि हाई क्वांटिटी ऑफ, अगर रीजनेबल का मतलब क्या है? दरमियाना रखो। ठीक है, अगर हाई क्वांटिटी हम रखते हैं, हाई क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड, if high quantity of safety stock is maintained, अगर ऐसा करते हैं आप तो भाई क्या होगा? तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, एस भाई कह रहे हैं कर दें, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और अगर हम इफ लो क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड, यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक के साथ लिख ना लें एसएस, भाई ने अच्छा मशवरा दिया, स्टॉक, इसको मैं एसएस लिख लेता हूँ। ठीक है, ले जी। एंड इफ लो क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड, अगर हम सेफ्टी स्टॉक की क्वांटिटी कम रखते हैं तो क्या डर पड़ जाता है जी? हाँ, एनुअल, लेकिन एनुअली हम करते हैं, एनुअल इसके अंदर है ना, कंपैरिजन में हर चीज़ एनुअल कॉस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट जो है, स्टॉक आउट कॉस्ट, ये हाई हो जाए। ठीक है जी। अब हमने कोशिश क्या करनी है? हमने कोशिश ये करनी है कि हम इनमें इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लें, यानी हम डिफरेंट ऑर्डर लेवल्स और डिफरेंट सेफ्टी स्टॉक लेवल्स को चेक करेंगे। ठीक है जी, और जिस सेफ्टी स्टॉक लेवल पर हमें ये कॉस्ट्स मिनिमम मिलेंगी, इनका टोटल जाहिर सी बात है। ठीक है, टोटल कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक से रिलेटेड टोटल कॉस्ट क्या है? सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करने की कॉस्ट, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट, और ना मेंटेन करें तो, अब ये टोटल कॉस्ट जिस लेवल पे मिनिमम होंगी, हम 2-3 ऑप्शंस को देख लेंगे, उन 2-3 ऑप्शन में से वो लेवल हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने सीखा। अच्छा, अब ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक के बारे में मैंने आपको कहा, चलो इसकी जो डेफिनेशन ही लिख देते हैं कि ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक रीजनेबल होता है जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक इज अ रीजनेबल quantity of safety stock, reasonable quantity of safety stock
at which total cost of entity is minimum, at which total costs of entity are minimum. इधर मिनिमम भी इधर ही लिख लो। इसका मतलब अब लड़ाई किसकी है जी? टोटल कॉस्ट जी, ठीक है जी। अब टोटल कॉस्ट्स क्या हैं? टोटल कॉस्ट्स क्या हैं ये दूसरी बात। पहली बात मैंने क्या किया जी, डिफाइन कर लिया इसको। हाँ, दूसरी बात मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर, टोटल कॉस्ट क्या है? तो टोटल कॉस्ट ऑफ, इसी को फॉर्मूला में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर इसी का टेबल बना लेंगे, बस फिर सवाल ख़त्म। कहानी बस ज़हन के अंदर बननी चाहिए। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक कौन सा होगा? जिस पे वो रीजनल क्वांटिटी जिस पे टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। अब टोटल कॉस्ट क्या है जो बता के आया हूँ, ये दोनों टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। तुम्हारे टेबल में यही दोनों टोटल कॉस्ट आएंगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक बराबर होती है जी एनुअल, ऊपर लिख के आ रहा हूँ, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। बस अब इसी के फार्मूलाज लिखता हूँ, लेकिन फार्मूलाज वाले काम को नहीं करेंगे हम, बल्कि वही फार्मूलाज को मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। हर चीज़ जो मैं टेबलर फॉर्म में होती रही, ये भी टेबलर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। कुछ कहानी समझ आ रही है? चल किस तरफ रहे हैं? ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एक रीजनेबल क्वांटिटी है सेफ्टी स्टॉक की, ठीक है। अब रीजनेबल क्यों हमें चाहिए? रीजनेबल स्टॉक की क्वांटिटी क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम सेफ्टी स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है। ये नीचे देख रहे हो ना, इफ़ हाई क्वांटिटी सेफ्टी स्टॉक हो तो बोलो जी, अगर हाई क्वांटिटी हो जाए तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, और अगर लो क्वांटिटी हो तो स्टॉक आउट का डर पड़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिमल स्टॉक लेवल वो होगा जिसके ऊपर आपकी वो रीजनेबल क्वांटिटी है जिसके ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो, एंटिटी की टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। गॉट इट? अच्छा, अब एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल, मैं यूँ लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ज़रा आपको याद रह जाएगी बात, पिछली बार बच्चों को इसमें भूलने में मसला, ये बात भूल रही थी। एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट किसकी जी? ऑफ सेफ्टी स्टॉक। हमें सेफ्टी स्टॉक की एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी, और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट भी किसकी? एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट भी किसकी? सेफ्टी स्टॉक। हाँ, बस ये ध्यान में रखना है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक। ऑप्टिमल रीऑर्डर लेवल तो नहीं कह रहे, वो ऑप्टिमम मैक्सिमम इन्वेंट्री तो नहीं कह रहे, ऐसा कोई लफ्ज़ तो नहीं है। ऑप्टिमम मिनिमम इन्वेंट्री तो नहीं कह रहे। डिसीजन किसका करना है? असल मसला तो यही है, जैसे कल बच्चे ने कहा था कि जी सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी, तो मैंने कहा नहीं रखेंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ेगी। तो अब क्या करना चाह रहे हैं हम? ये दोनों कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम हो वो ऑप्टिमल लेवल डिटरमिन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ज़हन के अंदर रखना है। तो एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, बेटा अभी यही तो दरमियान में लेके आना है ना। हम इतना सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे कि स्टॉक आउट बिल्कुल ही रूल आउट हो जाए, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट हमारे सर सारी पड़ जाए। हम कुछ रिस्क लेंगे, ठीक है ना, कुछ रिस्क लेंगे हम स्टॉक आउट का, स्टॉक कम रख के, ताकि होल्डिंग कॉस्ट कम। उस तरफ ही जा रहे हैं, ज़रा वेट तो करो, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला कौन सा है जी? एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल, ये मैंने आपकी वैसे किताबों के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, चलो। एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? बताएं जी इसका फॉर्मूला, सोच के बताएं, ज़रा सोच के बताएं। कोई बच्चा सोच के बता दे। वैसे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बता सकते हैं सोचे बगैर भी, हैं? वैसे सादा बात बताऊं, अगर बिल्कुल सादा बात, सेफ्टी स्टॉक इनटू एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, नहीं वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कर ले तो एनुअल हो जाएगा ना, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, कितनी सी बात है। अब बस सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला हमें पहले आता है, तो पूरा फार्मूला क्या बना? रीऑर्डर लेवल
ये मैं सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। रीऑर्डर लेवल माइनस क्या होता है सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला, जल्दी बोलो, मिनिमम इन्वेंट्री, जल्दी बोलो जल्दी, एवरेज कंजम्पशन यूजेज लिख दूँ जरा, यूजेज छोटा लफ्ज है, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम जी, और ये आंसर आ जाएगा, ये जो चीज़ आएगी, ये जो आंसर आएगा ये क्या कहलाएगा, इधर देखो ये क्या कहलाएगा, सेफ्टी स्टॉक। ये क्या कहलाएगा, लिखूँ इसके आगे सेफ्टी स्टॉक, ये समझ आ गई। ये किसका फार्मूला है, सेफ्टी स्टॉक का, यानी सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स में ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज यूजेज यूनिट्स में या लीटर्स में मीटर्स में जो भी होता है, ठीक है, मैं यूनिट्स कह रहा हूँ, यूनिट्स में लीड टाइम, यूनिट्स में यूजेज और रीऑर्डर लेवल यूनिट्स में, तो यहाँ से इस ब्रैकेट से क्या निकलेगा, सेफ्टी स्टॉक। अब मैं क्या निकालने चला हुआ हूँ, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, तो ये सेफ्टी स्टॉक आ गया। अब सवाल के अंदर वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट गिवन होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये मैंने आपके नोट्स के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सवालों में ऐसे नहीं कराऊंगा। यही काम हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर टेबल बनाकर कर लेना है, ताकि ये एक बार लिख दें हम, उसके बाद आगे 2 3 4 5 6 जितने ऑप्शंस भी बनेंगे वो टेबल के अंदर ही हम आगे लिख देंगे। ये सारा काम हम हर दफ़ा करेंगे, यानी यही काम हम यूँ करेंगे। मैं अभी टेबल बनाता हूँ ना, हमारा टेबल यूँ बना हुआ होगा, सबसे ऊपर रीऑर्डर लेवल लिखेंगे, लेस करेंगे उसमें से एवरेज यूजेज, इनका आंसर नीचे लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स, आंसर आ जाएगा। अगली लाइन में लिखेंगे वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट और नीचे आ जाएगी टोटल ये एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ऐसे ही दूसरी चीज़ अब ढूंढते हैं, फॉर्मूला उसका बनाते हैं, उसको टेबल में डाल देंगे, फिर ये दोनों कॉस्ट को टोटल करेंगे और 2-3 लेवल्स होंगे, जो सबसे मिनिमम होगा हम कहेंगे ये हमारा ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक, इस रीऑर्डर लेवल पे रहना है। बिल्कुल इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है सही ये ज़रूर, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको भी समझ के अब फॉर्मेट पे ले आएंगे तो ईजी हो जाएगा। उम्मीद है 90% सवाल इससे हो जाएंगे, एक आधा जो नहीं होता वो उसको देखेंगे फिर रिवीजन क्लास में, ठीक है जी। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, अच्छा इसको ना, ये जो एवरेज यूजेज है इनटू एवरेज लीड टाइम है ना, इसको हम ज़रा देखना, इधर हम थोड़ा सा बदलने लगे हैं, मतलब यही लिखना है, लिखना यही है, लेकिन इस टॉपिक में चूँकि वो गिवन नहीं होते, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती हैं, तो निकालना पड़ता है उस हिसाब से, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एवरेज यूजेज जो मैंने बोला था पहले, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम, यानी बात वही लिखी है, फॉर्मूला नहीं डाला। इसकी एक छोटी सी वर्किंग करेंगे। असल में ना आपको सवालों के अंदर पहले एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम गिवन होता था ना, बोलो, अभी ज़रा गिवन नहीं होगा आपको ये निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करके, इसलिए मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहा एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, वो लिख नहीं रहा, बल्कि मैं लिख रहा हूँ एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम हमने निकालना है। कैसे निकालना है, एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, ठीक है, वो मैं सिखाता हूँ अभी आपको, सवाल में सिखाऊंगा। एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम, बातें वही दो हैं, ऐसे ही है ना, लेकिन इसको आज हमें देखना पड़ेगा एक छोटी सी वर्किंग में। तो पहली वर्किंग हम ये किया करेंगे कि हम एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम निकाला करेंगे। कैसे निकालेंगे वो इंशाल्लाह भी देखते हैं, ठीक है, और सही है, अच्छा, बाकी काम तो वही हो रहा है। ये एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम निकलेगा, जो ये एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम निकलेगा, इसको हम माइनस करेंगे रीऑर्डर लेवल में से, तो हमारे पास क्या आएगा, सेफ्टी स्टॉक, बाकी कोई चेंज नहीं, ठीक है बच्चों, और बोलो, अच्छा चल। अब जी ऐसे ही एक छोटी सी वर्किंग ये हो गई जो हमें करनी पड़ेगी, एक छोटी सी वर्किंग और होगी, वो करेंगे हम स्टॉक आउट के यूनिट्स निकालने की अगले फॉर्मूला के लिए, अगली कॉस्ट के लिए, ठीक है। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकलेंगी जी, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट निकला करेंगी एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स एवरेज, ऐसे लिख लें, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, जितने यूनिट्स स्टॉक आउट होने का डर है, ये कैसे निकलेंगे जी, इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, यहाँ भी प्रोबेबिलिटीज होंगी, बस यही दो छोटी छोटी वर्किंग्स हैं, अंदाजे होंगे ना। अभी सवाल देखते हैं, वो ये कहेगा स्टॉक आउट होने का डर है जी, 1000 यूनिट्स स्टॉक आउट हो जाएंगे,
नहीं, 1000 रीऑर्डर लेवल पे स्टॉक आउट होने का डर 50% है, 1200 के ऊपर 25% है, 1500 के ऊपर, इस तरह से प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं डिफरेंट, ठीक है ना। तो उसकी वर्किंग सिखानी है। तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालना सीखते हैं अभी, ठीक है। अब ये स्टॉक आउट होने के चांसेस कब कब होंगे? ये स्टॉक आउट होने का चांस होता कब है? नहीं मतलब ये साल में एक ही बार होगा? कितनी बार होगा? नहीं, कितनी बार? जितनी बार ऑर्डर करेंगे, जितनी बार। असल में मसला कहां पे आ रहा है? स्टॉक आउट कब होते हैं? जब इन्वेंट्री में क्वांटिटी कम हो और नया ऑर्डर प्लेस करें और नया ऑर्डर आने में देर हो जाए और हम स्टॉक आउट हो जाएं। तो अगर हम साल में 5 दफा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये डर हमें 5 दफा होगा। 10 दफा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये डर 10 दफा होगा। तो ये जो मैं एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालूंगा, इनको फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो साल के दौरान होने हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से मेरे पास टोटल जो है वो कॉस्ट बन जाएगी कि स्टॉक आउट होने का चांस है। लेट्स से मैं कहता हूं जी एवरेज, ऑन एवरेज मैं 25 यूनिट्स स्टॉक आउट होने का मुझे डर लगता है, और साल में मैं 10 दफा ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो 25 × 10 250 मेरे स्टॉक आउट यूनिट्स आ गए। अब स्टॉक आउट होने का चांस है 250 से पूरे साल में, और स्टॉक आउट होने की कॉस्ट क्या है? ये ग्राहक मुड़ गया तो कंट्रीब्यूशन लूज हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट इनटू स्टॉक आउट यूनिट्स, जो निकले हुए हैं स्टॉक आउट यूनिट्स, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू ऑर्डर करके टोटल यूनिट्स निकल आए ना, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? कंट्रीब्यूशन। तो ये एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स करेंगे तो ये टोटल स्टॉक आउट यूनिट्स आ जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट। ये स्टॉक आउट कॉस्ट कहलाती है ना। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है? मैंने बताया था आपको, स्टॉक आउट होने की कॉस्ट यही है, कंट्रीब्यूशन लूज कर जाएंगे हम। तो स्टॉक आउट कॉस्ट जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है? नॉर्मली हमारी होती यही ही है बस, और तो कोई नहीं, ठीक है। कोई और आ जाएगी तो जाहिर है सवाल फिर उस हिसाब से डाटा भी देगा। ओके, डन। तो ये जनाबे वाला हमारे 2 अदद फार्मूलाज हैं। बेसिकली ये फार्मूलाज को अब मैं टेबलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो यही हमारा, वो जैसे पहले टेबल बनते आए आप भी टेबल ही बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये टोटल 2 फार्मूले, ठीक है। कहानी यहां से शुरू हुई है। हम सेफ्टी स्टॉक कितना रखें? निकला, क्योंकि हम सेफ्टी स्टॉक को ज्यादा करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी इसकी। सेफ्टी स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट ये बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा रखेंगे तो, और अगर इसको कम रखेंगे तो स्टॉक आउट होने का डर बढ़ जाएगा। तो क्या ऑप्टिमल स्टॉक हो? ने कहा जी ऑप्टिमल तो वो होगा, वो रीजनेबल क्वांटिटी रखो जिसमें ये टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। टोटल कॉस्ट में ना ये वही वाली खींचातानी है, जैसे ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट वाला मसला था ना वो हमारे ईओक्यू के अंदर, याद आ रहा है? यहाँ भी वही खींचातानी है। हम स्टॉक आउट से डर के स्टॉक बढ़ाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है होल्डिंग की। अगर उसको कम करने के लिए ये सेफ्टी स्टॉक कम करते हैं तो उधर से स्टॉक आउट होने का डर बढ़ जाता है। तो वही वाला काम फिर शुरू हो गया। अब इक्विलिब्रियम तो नहीं आ सकता, यहाँ पर किसी मैथमेटिशियन ने ईओक्यू जैसा फॉर्मूला नहीं दिया। हम फिर ये करते हैं कि 3-4 लेवल्स के ऊपर अपनी ये टोटल कॉस्ट को कंपेयर करके देख लेते हैं। जिस लेवल में हमारी कॉस्ट कम अज कम होगी वही हमारा फिर ये वाली स्टॉक आउट कॉस्ट जो है, ये जरूरी ये ईओक्यू पे मिनिमम नहीं हो सकती, क्योंकि ईओक्यू के ऊपर एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है, जो मैथमेटिशियंस ने दिया था हमें। इसके बारे में मैथमेटिशियंस ने कोई फॉर्मूला फिलहाल कोई नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉस्ट को दिस प्लस दिस, इसको कंपेयर करेंगे 2-3 लेवल्स पे, और उनमें से जो मिनिमम वाला होगा उसको सिलेक्ट, ठीक है। तो ये 2 कॉस्ट है हमारे पास। चलो जी, अब ये ऐसे फॉर्मूला जो है ये ज़रा कम आसानी वाला होता है। हम ज़रा बेहतर काम इसको कर लेंगे ऐसे कि हम इसको भी अपने फॉर्मेट में डालेंगे। तो सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल जो है, मिसाल के तौर पे कोई हम सजेशन ले लें जी। सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल बताओ जी मुझे कोई। 150 भाई कह रहे हैं, 150 टोटल, बस 1500 कर लें। चलो कुछ अब 1500 यूनिट्स कर लो, 1500 केजीज कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। 1500 केजीज रीऑर्डर हमारा जो है वो सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल है जी 1500 किलो, ठीक है। या हमारा सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल है जी 2500 किलो, चलो 2000 कर लो, 2000 किलो। अच्छा, अब ये 2 लेवल्स हैं सजेस्टेड। अब मैंने ऊपर देखो क्या करना है, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक की और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट,
ये मैंने कंप्यूट करनी है। तो एक हेडिंग ये दे लेता हूँ, उसके बाद ये फॉर्मूला सिर्फ टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखना है और कोई नया काम नहीं कर रहा, सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में करता हूँ, सवाल में जाके फिर कैलकुलेशन सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्या करना है जी, हमने एनुअल, बोलो, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ SS, बहुत शरीफ, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक है वो, अच्छा जी ना करो, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ये निकालना है जी हमने। ये मैंने हेडिंग दे ली, कोई ज़रूरत नहीं पर्चे में हेडिंग देने की, अभी तो सिर्फ आपको याद करवाना मकसूद और मतलूब है इस वक्त, ठीक है। एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, अब वो फॉर्मूला देखो, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। अब ये एक ही, ये वर्किंग अलग करेंगे ना, इसलिए ये एक जुमले में दिस माइनस दिस इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, एक लगाएंगे, ठीक है, इनटू जी। तो रीऑर्डर लेवल, मिसाल के तौर पे ये आया 1500, ठीक है ना, यही होगा ना। ये रीऑर्डर लेवल किस में आएगा, ये आपका रीऑर्डर लेवल किस में आएगा, केजीज में, यूनिट्स में, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ यूनिट्स लिख लेता हूँ, चलो मेरा यूनिट्स कर लें, फिर सवाल के अंदर लीटर होगा, यूनिट होगा, मीटर होगा, वो जो भी होगा वही कर लिया करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अगर मैं रीऑर्डर लेवल रखूं 1500 यूनिट्स, ठीक है, और इसमें आप एवरेज यूजेज को माइनस कर लूं, तो दूसरे केस के अंदर कितने यूनिट्स रखे होंगे मैंने, रीऑर्डर लेवल कितना रखा होगा, 2000, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, अब अज्यूम करके चलना है कुछ डाटा, आप लोग ही बताते जाएंगे, सवाल आपका है, ठीक है ना, ये सवाल आपका है। मुझे बताओ जी, रीऑर्डर लेवल भी आपने बताया, मुझे बताओ यार मिनिमम अपना एवरेज यूजेज, यही लिखना, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम, इसमें से लेस कर दो, लेस कर देंगे हम एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम। अब यहां पे भी क्या आना चाहिए, यूनिट्स ही आने चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अभी। अच्छा, अब डाटा जो है ना अज्यूम करते जाओ दलेरी से, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, डाटा अज्यूम करते जाओ बस। 500 ऐसे ना करो, थोड़ा करीब लाओ ना इसको। एवरेज यूजेज आपका अगर 500 है, एवरेज लीड टाइम है, तो आप क्यों रीऑर्डर लेवल 1500 और 2000 रख के बैठे हैं, आप इतने मेंटल क्यों हैं। अच्छा जी, चलें, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम, ये भी हम यूनिट्स के अंदर निकाल लेंगे, निकला होगा, लेकिन निकला होगा कहाँ पे, हमने इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करनी है बेटा, ठीक है। तो ये काम हम कहाँ करेंगे, एक वर्किंग में करेंगे, तो वर्किंग 1 हमारी होगी, मैंने कहा था ये कैसे करेंगे, अभी सवाल के अंदर जाके देखते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। अच्छा, अब ये मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी मेरा एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम है 1200, ये तो सेम ही रहेगा ना, बोलो, ये तो सेम रहेगा, एवरेज यूजेज मेरे बिजनेस का वो तो सेम ही रहना है ना, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम सेम रहेगा। अगर मैंने रीऑर्डर लेवल 1500 रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, और बढ़ाओ 1400 कर लो, एवरेज जरा थोड़ा सा स्टॉक रखते हैं, ठीक है, ऐसे ही तरह जी। एवरेज यूजेज ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम अगर मेरा 1400 है और मैं अगर चल रहा हूं 1500 वाले रीऑर्डर लेवल पर, तो मेरा सेफ्टी स्टॉक कितना है बताओ, 100। और अगर मैं चल रहा हूं 2000 वाले ऑर्डर साइज पर, एवरेज यूजेज तो उतना ही है, तो फिर मैं कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर जाऊंगा। ये बात अब समझ आ रही किस तरफ को जा रही है बात, ये स्टॉक आउट, ये मेरे पास क्या आ गया, सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स आ। अगर मैं 1500 यूनिट्स का ऑर्डर साइज रीऑर्डर लेवल डन करके रखा हुआ है और मेरा एवरेज यूजेज 1400 आता है, तो इसका मतलब मैं 100 यूनिट सेफ्टी स्टॉक में रखता हूँ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था 1500 ही मेरी एवरेज यूजेज होती, बेटा नहीं, वो कहेगा ना हमें कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप 2000 यूनिट्स रख लें, 1500 ऑर्डर साइज रख लें, 2500 रख लें, ये इस तरह नहीं निकला हुआ, ये तो हम कोई एक आधा निकालेंगे मैक्सिमम यूजेज वाला और बाकी सजेशन भी होंगे, सवाल में जाके देख लेंगे ना। फिलहाल बस ये एक नहीं होता, ये कई हो सकते हैं। मेरा ऑर्डर साइज है, मैं जितना मर्जी कर लूँ, ठीक है, हो सकता है आप मैक्सिमम वाले पे चल रहे हो, मैं एवरेज वाले पे चल रहा हूँ, फिर एवरेज वाला भी तो था ना रीऑर्डर लेवल, ठीक है, वो भी तो था, मैं सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखता हूँ, तो सकता है मैं उस तरफ चला जाऊँ,
हो सकता है मिनिमम वाले पे चल रहा हूँ, उसको छोड़ दो फिलहाल ज़रा बात ये देख लो कि सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स क्या होते हैं, जो मैंने ऑर्डर किया है और जो मेरा एवरेज यूजेज है उसी का डिफरेंस। ये मैंने बेसिकली फॉर्मूला ही तो लिखा है सेफ्टी स्टॉक का, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम। तो अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 1500 है और मेरा एवरेज यूजेज 1500 ही होता तो कोई सेफ्टी स्टॉक ना होता। ये भी हो सकता है, ये भी आएगा सवालों में। एक लेवल ऐसा भी होगा कि मेरा रीऑर्डर लेवल में 0 सेफ्टी स्टॉक के साथ चल रहा हूं, जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, 0। लेकिन फिर नीचे जाके स्टॉक आउट कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी ना। जहां पे आप सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे वहां पे स्टॉक आउट कॉस्ट का मैक्सिमम रिस्क होगा, और जहां सेफ्टी स्टॉक बढ़ाते जाएंगे तो स्टॉक आउट का रिस्क कम होता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये असल में देखना है, इक्विलिब्रियम तो इन्हीं में लाना है ना। देख तो लो जरा एक दफा फॉर्मेट, सवाल पे जाते हैं फिर बाकी सवाल उस वक्त करना, ठीक है। तो स्टॉक आउट के मेरे पास क्या आगे, सॉरी सेफ्टी स्टॉक के क्या आगे मेरे पास, यूनिट्स। सेफ्टी स्टॉक अगेन यूनिट्स, तो यूनिट्स में ही काम चल रहा है अभी तक। सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स आ गए, तो अब अगला काम क्या करना है, अगला काम क्या करना है, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, चलो पूरा ही लिख देते हैं फिर। अब वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा अच्छा आपको ये लगता है ना, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ज़रा ये याद सा हुआ है ना, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। पूरा वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट लिखूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये तो रुपीज़ में होगी ना। तो मिसाल के तौर पे बताओ जी, कोई वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है आपको, 15 रुपये, 15 रुपये। तो बताओ जी, अब ये तो 15 सेम ही रहनी है ना। और भाई किराया तो साथ वाले वेयर हाउस वाले ने आपको ये आपने 100 बोरियां आलू की रखी हुई हैं सेफ्टी स्टॉक में, या आपने 600 बोरियां आलू की रखी हुई हैं। अब कोल्ड स्टोर वाला जो साथ आपके साथ वाला कोल्ड स्टोर है जिसने आपकी ये बोरियां रखी हुई हैं किराए पे, तो उसने एक बोरी का 15 रुपये लेना है सालाना, ठीक है। तो फिर अगर 100 बोरियां रखी हुई हैं तो 1500, और अगर आपने 600 बोरियां रखी हैं तो, अब देखो ना, आपने सेफ्टी स्टॉक बढ़ाया तो ये हमारा सवाल पहला चल पड़ा है जी, आपने सेफ्टी स्टॉक को बढ़ाया है तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई है। अब ये मैंने क्या निकाला है जी, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट टोटल ही है ना, तो आप पूरा लिख लो, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। अब ये फिर रुपीस के अंदर आ गई, ठीक है। कोई मसला यहां तक, बोलो, ये समझ आता है। अगली चीज क्या, अब देखो ये मेरे पास क्या आ गई, होल्डिंग कॉस्ट। ये 3 4 5 लेवल भी हो सकते थे, फिलहाल मैंने 2 लेवल अज्यूम किए, ठीक है ना। सवाल में 3 4 लेवल हो सकते हैं, हर लेवल के ऊपर सेफ्टी स्टॉक निकल आएगा। ये 0 भी हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप हो सकता है आप कहें जी मेरा एवरेज यूजेज जो है वो 1400 है और मैंने री ऑर्डर 1000 पे रखा हुआ है, तो आखिरी रिस्क लिया हुआ है आपने, फिर होने का स्टॉक आउट फिर आएगी नीचे कॉस्ट स्टॉक आउट की, वो अलग से कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो देखते हैं, नहीं हो सेविंग हो जाएगी। तो ये क्या है जी, डिफरेंट लेवल्स हैं। स्टॉक आउट के यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक आउट के यूनिट्स बढ़ेंगे, अब अगली जो कॉस्ट हम निकालने जा रहे हैं वो कौन सी है, स्टॉक आउट कॉस्ट, वो कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। जितना सेफ्टी स्टॉक ज्यादा उतना गाहक के मुड़ने के चांसेस कम, जितना सेफ्टी स्टॉक ज्यादा उतने गाहक के मुड़ने के चांसेस कम, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट तो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से ही चलना है। तो हमने दरमियान में कोई लेवल ढूंढना है फिर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट हो गई। अगली चीज क्या है जी, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, मतलब स्टॉक आउट कॉस्ट होती हैं सेफ्टी स्टॉक ना होने की वजह से, इसलिए वो ऑफ सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता मैं, ठीक है। जरा ये ज़्यादा बेहतर है, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट ही लिखे, ठीक है ना। ऑफ सेफ्टी स्टॉक का क्या मतलब, तुकड़ी ना बनती, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर फॉर्मूला क्या लिखवाया था, छोड़ो मैंने वो छुपा लिया, नहीं देखना, जरा सोच के बताओ। स्टॉक आउट होने का डर है, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकलेंगे, वो एक वर्किंग से निकलवाने हैं आपको, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी दफा ये ऑर्डर करना है स्टॉक आउट का डर उतनी दफा पड़ना है। ये नंबर ऑफ स्टॉक आउट यूनिट्स आ गए और उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो लॉस्ट होना है इस गाहक का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स हम निकालेंगे, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, और ये हम करेंगे जनाब वर्किंग नंबर, ये दूसरी वर्किंग हम करेंगे जो मैंने सिखानी है आपको आज पार्ट 2 के अंदर, एक ही सवाल जो मैंने करवाना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे
एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स जो हैं वो हमारी वर्किंग से निकले हैं। अगर 1500 यूनिट्स रखते हैं, 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट है, तो डर है कि हम 50 करना है, चलो थोड़ा ज़्यादा कर लेते, चलो 50 है, ठीक है, फिर उधर कुछ भी ना करें, ये थोड़ा कम कर लें, ठीक है जी। 50 यूनिट से स्टॉक आउट होंगे। लेकिन अगर हम 600 यूनिट्स का स्टॉक रखते हैं तो फिर डर है, थोड़ा सा और बढ़ाओ, बहुत फ़र्क डाल दिया था आपने उधर से 600 और 500 में, चलो खैर बहरहाल इसको कर लो आप। स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं 125 के, और यहाँ पर स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं, लेट से ये प्रोबेबिलिटी होती है, काफ़ी चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं जी 15 यूनिट्स के, मिसाल के तौर पर, ऐसी मिसाल, ठीक है। अब ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं, अभी इतने तो स्टॉक नहीं, ज़्यादा सही कह रहे थे आप, 25 ही करो, अभी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हैं। और ये क्या कर लो, ये तीन यूनिट्स स्टॉक आउट होने का डर है, ठीक है, ठीक है, 2 यूनिट्स, इससे कम अब मैं क्या करूं। आगे कहता है जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर, इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, पूरे साल में कितने ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। ये नॉर्मली कैसे निकलेगा मैं बताता चलूं साथ साथ। ये वो हमें एपीआर गिवन होती थी, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, याद है, डिवाइडेड बाय ईओक्यू कर लो, ऑर्डर क्वांटिटी कर लो, ईओक्यू कर लो, चलो ये लो, ये इससे निकलता था, याद है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये भी किस में आएंगे, ये तो नंबर में आएंगे, नंबर्स में, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो ये नंबर्स में 2 4 6 8, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं, अब एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऐसे ही अज्यूम कर लो, 1.5 लाख अज्यूम कर लो, करो 15,000 अज्यूम कर लो, कुछ कर लो, ये 10 ऑर्डर्स कर लो, और ये कितने ऑर्डर्स बन जाएंगे, 15 ऑर्डर्स कर लो, ऐसे ही अज्यूम है ना, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया आपने तो एनुअल स्टॉक आउट के यूनिट्स आएंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही अगला काम कर दो, ये देखो यहाँ से क्या आ गया आपको, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स आए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स किए तो टोटल स्टॉक आउट यूनिट्स आ गए, वो तो एक दफ़ा स्टॉक आउट होने के थे, और ये हर ऑर्डर के टोटल हो गए, पूरे साल में स्टॉक आउट इतने यूनिट्स हो सकते हैं इनटू कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर यूनिट। तो इसके साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे सेम होंगे बेटा, अगर आप मिसाल के तौर पे आप एपीआर कोई मुझे बताओ, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, अज्यूम करो 15,000 आपकी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपका ऑर्डर साइज 1500 है, 10 ना पाए ना, तो यही री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या है, जब 1500 यूनिट्स रह जाएं तो आपने री ऑर्डर कर लेने हैं, हाँ, और ऑर्डर भी तो 15 ही होगा, अच्छा सेम भी हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलें बहरहाल जी, डिफरेंट कर दिया हमने। बोलो जी अगला अगला क्या करना है हमने, यार इसको सेम कर लो, स्टॉक आउट तो डिफरेंट हो गए ना, ठीक है, अब सही है, और कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही सेम होना है जी। क्या होगा जी नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन, क्या लिखा था ऊपर हमने, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट से मल्टीप्लाई, कंट्रीब्यूशन स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट लिख देता हूं मैं, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, स्टॉक आउट कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी इसको यूं बल्कि ब्रैकेट में लिखता हूं, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट लेकिन पर यूनिट। ये हमें सवाल के अंदर गिवन होगा कि जी अगर ये गाहक मुड़ गया तो इसके मुड़ने पर हमें जो 4 रुपये का नुकसान होगा, भाई कह रहे हैं, तो 4 रुपये का भी दोनों तरफ सेम ही होगा, ठीक है जी बेटा बोलो। अब ये 3 चीज़ें मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है, तो 25 × 10 × 4 करो, 1000 स्टॉक आउट कॉस्ट आ रही है, ये 80 की, ओ यार बहुत ही फर्क है ऊपर स्टॉक का, हो स्टॉक आउट कॉस्ट ज़रा अच्छी करें ना, ज़रा बेहतर करें ना, कॉन्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा लूज़ कराएं, 40 रुपये लूज़ हो जाएंगे, और दसो जी आप बोलो, ये 10,000 ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी जी, 14 रुपये ठीक है, चलो 14 रुपये, चलो 14 रुपये, ऐसी थोड़ी सी फिगर तो बड़ी हो जी, 3500 रुपये स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी, और इधर 280, चलो लो जी। अब ये क्या आ गया हमारे पास, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, इसे क्या कहेंगे हम, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। अब ये 2 कॉस्ट हमारे सामने, अब सवाल का डाटा तो होगा ना अपने हिसाब से, सारी चीज़ें होंगी, अभी तो हम अज्यूम करते चले गए, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है जी, ये भी रुपीज़ के अंदर है। तो बताओ जी एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट किधर कम आ रही हैं, क्योंकि 2000 यूनिट्स के अंदर आपको आपका रिस्क कम है, ऐसे ही है ना, चलो तो वो तो अब टोटल करने लगा ना, उसी तरफ तो अब जा रहा हूँ, अलग अलग तो देखें तो फिर कभी एक सही कभी दूसरा सही, ठीक है। हम तो ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक किसे कहेंगे, जिस पे ये दोनों मिनिमम हो जाए मिलाकर, ओके चलो।
अच्छा जी, अब ये दो कॉस्ट हमारे सामने आ गई हैं। मैं एक को ए कह देता हूँ, दूसरे को बी कह देता हूँ, ताकि इनको टोटल हम ऐड अप कर सकें। क्या ख्याल है? तो ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है हमारी, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ए, और ये एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट है, ये बी आ गई। ठीक है, अब ए प्लस बी कर लेते हैं। तो क्या ऑर्डर लेवल आप और क्या सेफ्टी स्टॉक सजेस्ट करेंगे? ये 5000 आ रही है और यहाँ पर 9200। तो आप कहेंगे जी, आप यूँ कहेंगे, आप कहेंगे जी कि 1500 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल और 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक इज ऑप्टिमल फॉर कंपनी एज टोटल कॉस्ट। यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, ये क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, टोटल कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज मिनिमम एट दिस लेवल। ठीक है जी, थोड़ा सा आइडिया हुआ कि चलना कैसे है हमने। असल में फार्मूलाज वही हैं, ठीक है, बस इसको डाटा के हिसाब से हमने इस तरह से ज़रा टेबुलर फॉर्म में कर लिया। इससे काबू हो जाती हैं बातें, ज़रा थोड़ा सा आप जितने लेवल मर्जी आते जाएं, हम इसको यूज़ करके आगे चलते जाएंगे। असल चीज़ तो ये है, असल जो परेशान करने वाली चीज़ है वो ये दो वर्किंग्स हैं। पहली तो आसान है, दूसरी थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट करें।